बर्फ लेके आओ, तो उसको आप एक ही रूम में रख दो। उसका जो टेम्परेचर है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसके मास के ऊपर, उसके अमाउंट के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रखता। 25 केजी वाली का भी उतना टेम्परेचर मिलेगा, 2 केजी का भी उतना ही मिलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है इन जनरल, मतलब 0 से नीचे ही होगी, मैक्सिमम 0 डिग्री तक होगी, और जो भी वैल्यू होगी वो उन दोनों के लिए सेम होगी। तो टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना हम लोग अमाउंट लेके आए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन्हीं दो बर्फ के जो मैंने सिल्लियां उठाई 25 किलो की और 2 किलो की, इनका जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो 25 केजी वाले का अलग होगा वॉल्यूम और 2 केजी वाले का अलग होगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट से फर्क पड़ता है। तो कहता है कि एंट्रोपी ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आप सेम टाइप की ज्यादा चीज लोगे तो एंट्रोपी ज्यादा मिलेगी, और अगर आप सेम टाइप की कम चीज ले रहे हो तो उसकी कम एंट्रोपी मिलेगी। यानी कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहां तक पढ़ा था मेरे हिसाब से। उसके बाद हमको जो है एंट्रोपी कैलकुलेशन करनी है, एंट्रोपी चेंज की, हमारे सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स के लिए। तो एक बात हमको पता है, करें शुरू। ये हो गया कल का रिकैप। यस सर। शिवम का जो इशू है कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा बेटा आज का, और जो भी नेक्स्ट लेक्चर है मेरे को नहीं पता अभी कल का है कि परसों का, अभी टाइम टेबल दे दे देख लेना। आज और कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। 12 आवर की जो क्लासेस है उनमें 3 लेक्चर पे रखा हमने, खत्म कर देंगे। तो कल हो गया एक लेक्चर, एक आज एक कल हो जाएगा, या मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी कल आएगी या परसों आएगी। शिवम 6 बजे की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्कूल की छुट्टी 6:10 पर होती है। शिवम मेरे को ना मैसेज कर देना बच्चे, जो टाइमिंग के इशू है, अगर एडजस्ट हो पाया कोई ऐसा बैच होगा जिसके अंदर आपके सारे के सारे टाइमिंग सेट हो जाए, तो ऐसा बैच आपको दे दिया जाएगा। मैं टीम को बोल दूंगा कि अपना अपना मैसेज के अंदर क्या करोगे आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखोगे, स्टूडेंट आईडी, नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, और स्ट्रीम, उसके बाद प्रीफर्ड टाइमिंग 1 यानी पहली क्लास कितने बजे लेनी है, और उसके बाद प्रीफर्ड टाइमिंग 2। ये सारी की सारी चीजें लिख के अपना इशू लिख दोगे आप कि सर इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, या मैंने ये टाइम टेबल भरा था ट्रैक सिलेक्शन फॉर्म में लेकिन मेरे को नहीं मिला, और मेरी तो क्लास ही खत्म होती है 6:10 के ऊपर, मेरी छुट्टी होती है स्कूल की, मैं कैसे क्लास लूंगा। तो उस केस के अंदर बच्चे हम क्या करेंगे, टीम आपसे बात करेगी। ऐसा कोई बैच होगा जिसके अंदर आपको दोनों क्लास लेने का टाइम हो, जैसे 6:10 से आपकी छुट्टी हुई, मान लो 7 बजे आप आते हो, तो अगर ऐसा कोई बैच है जिसके अंदर 7 से 8 क्लास है, 8:15 से 9:15 की भी क्लासेस होती हैं, और 9:30 से 10 की भी होती है, तो इन तीनों क्लासेस के अंदर से कोई 2 का कॉम्बिनेशन बना के उस बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा नंबर बता देता हूँ, उसके ऊपर आप मैसेज कर देना, फिर मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा। अदरवाइज यही चीजें आप मेल भी कर सकते हो, वो आईडी मैं भूल गया हूँ, बाकी मेरे को भेजते हो तो मैं भी उन्हीं के पास भेजता हूँ। और हमने एक नया आज से प्रोसेस शुरू किया जिससे मुझे भी पता चलता है कि आपकी इशू सॉल्व हुई है कि नहीं। तो मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि कितना वेट टाइम है, कब तक क्या होप है, क्योंकि वहां पे अब लिस्ट चलने लग गई है कि कितने नंबर क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी, तो एक आइडिया लग जाता है कितनी देर में चीजें ठीक होंगी। चलो ये बता दिया, स्क्रीनशॉट मार लो और मेरे को मैसेज भेज देना क्लास के बाद, ठीक है। और रात में मैं ये क्वेरी अपडेट कर दूंगा वहां पे शीट में, और कल दिन में आपके पास इसके लिए कॉल आएगा। बाकी जैसे कल सुबह वो लोग इस चीज को खोल के देखेंगे तो रिजॉल्व करने लगेंगे, पता चले शाम तक वो आप तक कांटेक्ट कर पा रहे हैं या नेक्स्ट डे कर रहे हैं। तो इस वीक थोड़ा सा झेलिए, तब तक रिकॉर्डिंग देख लेना इस वीक की, जो जो क्लासेस मिस हो ना रिकॉर्डिंग देखते रहना। रिकॉर्डिंग जो है आपके ग्रुप्स पे आई नहीं आई है ये नहीं पता है, आज रिकॉर्डिंग पे बात चली थी कि रिकॉर्डिंग कैसे कैसे आपको देखने मिला करेगी अब, तो वो अभी अपडेट हुआ है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता है कि रिकॉर्डिंग का काम अपडेट हुआ है कि नहीं। बाकी आज या कल में, कल शाम तक रिकॉर्डिंग का काम अपडेट होने लग जाएगा। नोट्स ग्रुप पे आ ही रहे हैं, नोट्स देख लिया करो और रिकॉर्डेड लेक्चर जब तक ये चीज रिजॉल्व हुआ है। चलो ये इशू हो गया ठीक। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज और इसकी कैलकुलेशन। तो एंट्रोपी चेंज क्या है, पहली तो बात बच्चों, डेल एस इक्वल एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये मेरा एंट्रोपी चेंज होता है। अब एंट्रोपी चेंज आप किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हो, सिस्टम के लिए निकाल सकते हो, सराउंडिंग के लिए निकाल सकते हो। एंट्रोपी चेंज का एक फॉर्मूला, अच्छा ये बताया था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मैंने बता दिया होगा मेरे हिसाब से। अगर एंट्रोपी डिस्कस करी थी तो मैं एंट्रोपी पे ये फॉर्मूला डिस्कस करके पहुंचाऊंगा। प्रॉपर्टीज अगर पढ़ी थी तो डेल एस क्या होता है हमारा, हमें क्यू रिवर्सिबल
आइसोथर्मल एक प्रोसेस की कैलकुलेट करनी होती है, उसके अंदर जो आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर था उसका डिवाइड कर देते हैं, हमको एंट्रोपी चेंज मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं कह रहा हूं मेरे सिस्टम ने ऊपर कितनी बता रखी भाई, क्यू हीट, और सिस्टम ने रिलीज करी है, रिलीज तो माइनस हो जाएगी, कितनी हीट रिलीज करी, कितने टेम्परेचर पर रिलीज की बच्चों, T1 टेम्परेचर के ऊपर, और यही हीट सिस्टम से निकली है तो कहां पहुंचेगी, सराउंडिंग में पहुंचेगी, सराउंडिंग के लिए प्लस क्यू बन जाएगा ये, और बिकॉज सराउंडिंग एब्जॉर्ब्ड हीट, ठीक है, ये प्लस क्यू हो जाएगा। मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर उस टाइम T2 था, तो मैं इन दोनों के लिए एंट्रोपी चेंज लिख सकता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से इन दोनों का एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, डेल एस इक्वल, पहले सिस्टम का लिख रहा हूं, सिस्टम का कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय T1, उसके बाद डेल एस सराउंडिंग का कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाय T2। T2, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। तो अब अपने को क्या चाहिए, डेल एस टोटल चाहिए, दोनों को जोड़ दो, डेल एस टोटल, या फिर इसको बोल सकते हो डेल एस यूनिवर्स। ठीक है, आप सिस्टम और सराउंडिंग की कोई वैल्यूज जोड़ देते हो दोनों की दोनों, तो आपको वो वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए मिल जाती है, बिकॉज यूनिवर्स इक्वल सराउंडिंग प्लस सिस्टम है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम। चलिए तो इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास क्या आ गया, पूरे के पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, किसी भी एक पर्टिकुलर आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हो कि यहाँ से हीट रिलीज हुई थी, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी होगी, यहाँ पे घटी होगी, ऑल दिस। तो चलिए Q बाय T2, ये फॉर्मूला आ गया मेरा एंट्रोपी का यूनिवर्स के लिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, वरना आगे चलते हैं, फिर कहीं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या चल रहे। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, फिजिकल सिग्निफिकेंस के अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर सिंपल दिमाग लगाना है, कुछ याद नहीं करना है, आपको ऐसे देखना है कि आपकी वॉल्यूम आपने कांस्टेंट ले ली, एक कंटेनर के अंदर आपने अपनी गैस डाल रखी है, उसकी कांस्टेंट वॉल्यूम रखी, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे PV इक्वल nRT, ये चीज तो मेरी कांस्टेंट है और ये दोनों भी कांस्टेंट है, इसका मतलब T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बच्चों जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाने लगूंगा मेरा प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, अगर मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे मॉलिक्यूल्स तेज तेज वेलोसिटी से चलने लगेंगे, अगर वो और तेज वेलोसिटी से चलने लगेंगे तो उनका डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम से अपने सिस्टम को टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसके मॉलिक्यूल्स तेज तेज चलने लग जाएंगे, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो कहता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीजेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो एस फाइनल क्या होगा, आपका बाद वाला जो एंट्रोपी है वो ज्यादा होगा एस इनिशियल से, तो डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव, क्योंकि एस फाइनल बड़ा है, और डेल एस क्या होता है, डेल एस होता है हमारा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, एस फाइनल बड़ा है एस इनिशियल से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके बाद कहता है चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है और आपने उस बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ाना शुरू किया, जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स फिर से और दूर दूर तक फैलने लग जाएंगे, जितने दूर तक मॉलिक्यूल्स फैल रहे होते हैं हम कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि एंट्रोपी का यही मतलब है दूर दूर तक चीजें बिखरी हो, रैंडमनेस हो, डिसऑर्डर हो। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी तो उसके अंदर रैंडमनेस आएगी, मॉलिक्यूल और ज्यादा अलग अलग स्पीड से घूमने लगेंगे। ठीक है, तेज तेज चलने लगेंगे, टक्करें बढ़ जाएंगी। ओके, जो कंटेनर है उससे हमारे कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, टक्करें मतलब कोलिजन विद कंटेनर। ठीक है, ये बढ़ जाएंगे, अब वॉल्यूम बढ़ा रहे तो और दूर दूर तक इनके अंदर स्पेस मिल जाएगा एक नया पैटर्न क्रिएट करने के लिए, तो जितने नए नए डिफरेंट पैटर्न्स होंगे उतनी हमारी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। यानी कि जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो भी हमारी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो जैसे ऊपर लिखा ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगा सिस्टम का वो मोर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव होगा। ये लो, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं फेज चेंज की, तो फेज चेंज का तो मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल फेज चेंज से ही समझाया है एंट्रोपी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक घूम रहे होते हैं तो उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है, और लिक्विड के बीच में मिलेगी क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट करते हैं और गैस से कम करते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर है कि आपकी एंट्रोपी ऑफ सॉलिड is less than entropy of liquid which is very very less than entropy of gas। गैस की एंट्रोपी अचानक से जैसे लिक्विड से गैस में जाते हैं, आपको पता है मॉलिक्यूल्स एक तो गिलास में रखे हैं, अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया पानी तो उसके मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे, तो अचानक से एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जैसे फेज ट्रांजिशन लिक्विड से गैस में होता है। बताओ भाई, इन तीनों चीजों में किसी को शक हो?
नो सर। नो। ओके चलो अब क्या करें, एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना शुरू करें। देखो बच्चों, एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला पहले क्या था वो लिख लो, dq/t। तो हमें क्या करना है, ये चीज बनानी है। ये बनानी शुरू किससे करेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट लॉ लिख लो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, स्मॉल चेंज इन हीट। फर्स्ट लॉ शुरू से लिखते हैं, इसमें तो कन्वर्ट करके लिख रखा है। फर्स्ट लॉ कहता है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू dq प्लस dw। ठीक है जी, इसकी वैल्यू रख लो, du इक्वल dq माइनस p डेल v। डेल्टा ठीक है, वी। बिल्कुल बिल्कुल ये आ गया। इसको इस तरफ घुमा के ले आओ, dq क्या बन गया बच्चों मेरा, du प्लस प्लस p डेल्टा v। डी। ठीक है जी, अब क्या करो, पूरे के अंदर t का डिवाइड कर दो। आप किसी भी एक वैल्यू का पूरी की पूरी क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ये अलाउड होता है मैथ में। तो हम इसके अंदर t का Yes, डिवाइड sir. कर देंगे। बिल्कुल ये लीजिए, dq बाई टी इक्वल डी बाई डी du। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर t प्लस प्लस पी डी p बाई डेल टी। v। अब ये जो dq बाई टी है, ये एक्चुअली मेरे को यहाँ पे डेल एस लिख दिया मैंने, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आएगा। डेल एस जो है, ये डेल एस नहीं होगा, dq बाई ऐसा लिखूंगा तो सिर्फ ds मिलेगा। फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा तब डेल एस मिलेगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तब मेरे को डेल एस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ तक आ गए। अब कह रहे हैं कि आइडियल गैस है मेरे पास, तो जैसे ही आइडियल गैस आएगी मैं क्या करूंगा, du की वैल्यू रखूंगा। बच्चों आइडियल गैस के लिए du की वैल्यू होती है NCV dt। सारे के सारे आइडियल गैसेस के लिए ये चीज फॉलो होती है। फॉर आइडियल गैसेस ये फॉर्मूला हमारा फॉलो होता है। du की वैल्यू रख दो यहाँ पे, dq बाई टी इक्वल NCV dt डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और आप क्या करो, प्रेशर की वैल्यू रख दो, PV इक्वल एनआरटी में से। PV इक्वल एनआरटी में से यहाँ पे नीचे येलो से लिख रहा हूँ, बाई वी। PV बिल्कुल एनआरटी बाई वी। तो P की क्या वैल्यू हो जाएगी, NRT बाई वी। जैसे ही आप ये चीज लिखोगे तो यहाँ पे साइड में येलो से ही लिख रहा हूँ कि इक्वेशन कैसे बन जाएगी। ये ऐसे हो जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ds लिख दो, dq बाई टी जो है ds ऑफ सिस्टम होता है, ऊपर लिख रखा है कि ds इक्वल dq बाई टी। तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख दिया, ds लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दिया है nRT बाई वी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी। ये टी एक दूसरे को मार देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, NCV dt बाई टी। ठीक है जी, प्लस NRV बाई dV। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब आप अगर इसको इंटीग्रेट कर पाओगे तो आप ds की जगह पूरे पूरे डेल एस की वैल्यू ले लोगे। तो इंटीग्रेट अगर हम इसको करेंगे तो उसके लिए कुछ कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड का तो इंटीग्रेशन सीधे सीधे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, डेल एस। ठीक है जी, और अब देखो राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, NCV dt बाई टी। तो अगर मेरे को dt की टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे t है वो चल जाएगा, ऊपर वाली चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो हम मान लेंगे ये दोनों चीजें कांस्टेंट थी, इंटीग्रेशन के बाहर आएंगी, क्या बन जाएगा, NCV dt बाई टी का इंटीग्रल। ठीक है जी, प्लस क्या आएगा बच्चों, अब देखो इधर क्या है, NR dv बाई वी। NR तो कांस्टेंट होता ही है, तो ये बन जाएगा मेरा dv बाई वी का इंटीग्रल। अगर मेरा dx बाई एक्स का इंटीग्रल है तो इसका आंसर आता है ln x। ठीक है, यानी dt बाई टी का इंटीग्रल क्या आएगा, ln t2 बाई t1। इसकी जो वैल्यूज होंगी t1 से t2 लिमिट की, लिमिट हम किसके टर्म्स में लिखते हैं, d के साथ जो भी चीज लिखी है उसकी इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट होती है और फाइनल वैल्यू अपर लिमिट होती है। ये लो भाई साहब, इसको ओपन कर दो, NCV ln t2 बाई t1 साइड में तो लिख ही रखा है, प्लस NR ln P1 बाई P2। नहीं 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 नहीं, पहले V2 बाई V1 के V1। टर्म्स में निकालेंगे फिर उसको चेंज करेंगे। वॉल्यूम को जब Yes, sir. वैल्यू रखेंगे PV को NRT से तब ये साइड वाला आ जाएगा। जब वॉल्यूम sir. की वैल्यूज रखोगे तो क्या करो, प्रेशर को ये इसको कह देंगे, इसके लिए प्रेशर की टर्म्स में तो यहाँ पे CP यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे CV यूज कर रहे वॉल्यूम के लिए, और प्रेशर के जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एस इक्वल, यहाँ पे CV की जगह CP लिख लो
टेम्परेचर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, और क्या करोगे, Yes, sir. एल एन के अंदर V2 की वैल्यू रखो, V2 क्या आ जाएगा, nRT बाई P2, और V1 कितना आ जाएगा, nRT By T2। P1. हाँ, इसकी वैल्यू जो है T कांस्टेंट मानेंगे सॉरी टर्म के लिए, तभी ये कटेंगे। Yes, sir. इसके लिए nRT बाई T, इसको T कांस्टेंट मान लेंगे ताकि दोनों कट जाए। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, इन दोनों वैल्यूज को रख दो, यहाँ पे हमारी जो टर्म बन जाएगी ये बन जाएगी nRLN P1 बाई P2। ठीक है, तो जब प्रेशर Yes, की sir. टर्म्स में लिखोगे, बिल्कुल nR P1 बाई P2, प्रेशर की टर्म्स में इनिशियल बाई फाइनल, टेम्परेचर हमेशा फाइनल बाई इनिशियल रहेगा, वॉल्यूम की टर्म्स में फाइनल बाई इनिशियल। ठीक है, दोनों तरीके से जब भी फॉर्मूला यूज करोगे वैल्यूज देख लेना, इसके अंदर आप वैल्यूज रखोगे, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ये सब चीजें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इस एक्सप्रेशन के डेरिवेशन। सर अगर ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल एस इक्वल 2.303, पूरी की टर्म में बाहर ही लिख दिया, दो बार नहीं लिखा, NCP Ln नहीं लॉग, एलएन को log लिखा है, T2 by T1. हाँ बिल्कुल ऐसे होता है लॉग। Yes, sir. इसको लॉग में लिख दो, T2 बाई T1 प्लस NR लॉग Log P1 by P1 बाई P2. P2, बिल्कुल। ठीक है, लॉग तो धीरे धीरे इनसे ही सीख जाओगे, मैथ का लॉग पढ़ने से पहले क्या होता है, मैथ का लॉग पता नहीं शायद 12th में आता है, जब इंटीग्रेशन वगैरह करते तब पढ़ाते हैं, उससे पहले बालक Yes, फिजिक्स sir. केमिस्ट्री में लॉग कर करके सीख जाता है। ओके, लॉग के एक दो फॉर्मूले भी देख लो, कभी जरूरत पड़ जाए। लॉग का एक फॉर्मूला होता है, एलएन की टर्म्स में लिख लो या लॉग के टर्म्स में लिख लो, एलएन और लॉग के अंदर कोई खास फर्क नहीं होता, बाहर सिर्फ 2.303 के मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो एलएन एक्स का कन्वर्जन देख लो, इसको ब्लू से लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस साइड की बात है। ये फॉर्मूले होते हैं, इनको यूज कर लेना बच्चों, एलएन एक्स इक्वल 2.303 लॉग एक्स। ठीक है, और एक होता है बच्चों एल एन एम प्लस एल एन एन इक्वल हो जाता है एल एन ऑफ Ln एम M इंटू into एन, N बिल्कुल। और जब एल एन एम माइनस एल minus Ln एन लिखोगे, एल एन Ln M by एम डिवाइडेड N. बाय, ठीक है जी, Yes, बिल्कुल। sir. तो आप लोगों को पता है ये फॉर्मूले यूज कर लेना, जैसे वैल्यूज आपको कई बार मतलब चेंज कर करके, ऐसे तो फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशन तो आगे बढ़ेगी, इसके अंदर क्वेश्चन आएगा तो कई बार हो सकता है ये फॉर्मूले आपको काम आ जाए। यहाँ से चले भाई आगे, ये क्या आ Yes, गया, sir. जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज उठाओ, टेम्परेचर वगैरह की सीपी ये सब चीजें दे रखी हूँ, जो वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूला चिपका दो, कुछ नहीं ज्यादा सोचना, जितना ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स में सोचोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। अगर कोई जनरल एक्सप्रेशन दे रखा है, क्वेश्चन से वैल्यूज उठाओ चिपकाओ ना, मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर होते हैं। तो एक तो ऐसा है कि अपना बेसिक बेसिक पढ़ के फॉर्मूले याद करो, और 70% क्वेश्चन करो। जो आदमी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग जाता है कि इस फॉर्मूले को ऐसे वैसे 50 फॉर्मूले बना लूं हर कंडीशन के लिए, तो जनरल एक्सप्रेशन याद रखो, 50 याद करने के चक्कर में 70% क्वेश्चन भी नहीं होने, फिर वहां पे कंफ्यूज होता रहता है कि इसके अंदर T1 आना था, T2 आना था, क्या आना था। ठीक है जी, सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रखेंगे। और चलो अब कहता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए मैं एंट्रोपी चेंज निकालूं। तो जैसे बच्चों मेरा आइसोथर्मल आएगा ना, आइसोथर्मल के केस के अंदर क्या है, आप हीट की वैल्यू लिखने जाओ तो क्या आएगी, NC डेल टी, कहोगे आइसोथर्मल की हीट, CV इसका इनफाइनाइट होता है और इसका डेल टी क्या होता है 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका Q आएगा। तो जब आपका आइसोथर्मल के केस के अंदर आपको हीट कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट 0, इन दोनों का क्या वैल्यू आएगा, आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए CV की क्या वैल्यू होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, CV नहीं CM, सॉरी CM। ठीक है, तो जब आपका आइसोथर्मल होता है तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, और उसके डेल टी की वैल्यू 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट इनटू 0, 0 नहीं होता, ये जब आपने लिमिट वगैरह तो पढ़ ली होंगे शायद मैथ में, तो ये No, sir. लिमिट की तरफ, हाँ नहीं पढ़े, No, sir. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इनफाइनाइट इनटू 0। एक्चुअली ये ना टेंडिंग इनफाइनाइट होता है और ये टेंडिंग 0 होता है। ठीक है, ये इसका मतलब है 0.0000000,
ऐसे करके वर्क, ठीक है। तो अभी क्या वैल्यू है इन दोनों को हम ना डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो Q इक्वल NCM डेल्टी से इसकी हीट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करो, फर्स्ट लॉ लेके आओ। फर्स्ट लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, du इक्वल Q प्लस W। अब du क्या होता है, du होता है NCV डेल्टी, ठीक है। तो du हो गया NCV डेल्टी और इसका du हमेशा 0 आता है। आइसोथर्मल जब होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी 0 आ जाएगी, क्योंकि CV इनफाइनाइट नहीं होता, CM इनफाइनाइट होता है, ठीक है। CV हमारा इसका जो भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल टी 0 करके डेल यू की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। जैसे ही आपने इसको 0 किया Q प्लस W बच जाएगा। यानी कि अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट कैलकुलेट करने हो तो आप इस तरीके से करोगे, W के सामने एक माइनस लगा लो, यानी कि आप उसका वर्क डन कैलकुलेट करो, उसका जो माइनस होगा वो हो जाएगा हीट चेंज। तो यहाँ पे Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, आइसोथर्मल का फॉर्मूला होता है माइनस NRT, इसका जो वर्क होता है माइनस NRT ln V2 बाय V1, ये फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल वर्क का। आइसोथर्मल वर्क के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के सामने एक और माइनस लगाओगे तो Q का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, Q का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बड़े Q से लिख रखा है लेकिन एक ही बात है हीट को, हाँ बताइए कोई बताएगा आंसर, प्लस NRT ln V2 by V1। बिल्कुल ये बन गया। उसके अंदर जैसे ही T का डिवाइड करोगे दोनों साइड, Q by T इक्वल NR ln V2 by V1। V1, ठीक है। ये Q क्या बन गया, यही तो डेल एस होता है, ठीक है। हमारे पास डेल एस का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, डेल एस इक्वल NR ln V2 by V1, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, कन्फ्यूज जाओगे अचानक से ना, कल मैं भी कन्फ्यूज आ गया था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया था आइसोथर्मल की हीट कैसे निकालूंगा, यार इनफाइनाइट इनटू 0 क्या करूं, फिर बाद में क्लास के बाद याद आया कि आई इसकी ना उससे निकालते हैं, फर्स्ट लॉ से निकालते हैं, ठीक है। नॉट येट, अच्छा कह रही नॉट येट, किस चीज का नॉट येट हो गया भाई, समझ नहीं आया, लिमिट का चैप्टर, अच्छा उसके लिए बोल रहे थे, फिर ठीक है। अच्छा पीछे, अच्छा 3 मिनट पहले बोला था, ठीक है। लिमिट पता नहीं यार 7वां चैप्टर होता है शायद मैथ्स में, मुझे तो अब तो याद, मेरा मैथ सबसे बेकार था इसलिए। सर 13th चैप्टर 13th होता है, 13th होता है, हाँ मैं कह रहा ना मुझे कुछ नहीं पता, फिजिक्स वगैरह कुछ फिर भी ऑर्डर पता है मेरे को। अच्छा क्वेश्चन किए थे कल ये वाला, नो सर हाइड्रोजन, क्या उत्तर रट के आए हो क्या, पहले कर लिए क्या सॉल्व, बालक हमारे होना आ रहा है, लेकिन ये उत्तर सही है कि नहीं ये नहीं पता, किसने बोला था ये आंसर भाई, सर मैंने। ओके तो काफी ने कहा कि बी आंसर है, बोलो भाई सब लोग बताते जाओ क्या क्या आंसर है। सर हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन, मीनाक्षी ने भी लिखा है, रुक जाओ या तो चैट बॉक्स में लिखो, सारे एक साथ बोलोगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ, सुनेगा नहीं। हाँ अब अगला एक आदमी शुभम कह रहे हैं बी, शुभम कह रहे हैं बी, ये शुभम बच्चे वाले शुभम है, मैंने नहीं कहा बी। अंकिता का वोट है बी को, बी को पोल करनी नहीं आती मुझे, सीखूंगा ये चीज, मतलब आती है लेकिन पहले से क्रिएट वगैरह करके रहने रहती है, जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा ना सिर्फ क्लास का काम बचा करेगा फिर पोल लेके आऊंगा। निशा का भी आंसर सबका भी है, हो गया सर सबका भी है, सबका आंसर तो भी है लेकिन जिनका आंसर है उनका भी है, तो शिवम ने आंसर नहीं दिया है, कितने कम बच्चे क्लास में सबको पता चल जाता है, शिवम का आंसर नहीं आया, ज्योति का शायद नहीं आया, प्रियांशी का आ गया, ठीक है शिवम एंड ज्योति, हाँ भाई अब तो देख लो यार पूरी क्लास का आंसर भी है, चलो देखो सबका आंसर भी है तो सही बात है, उत्तर तो भी ही होगा क्योंकि सारी की सारी मेजोरिटी गलत करते, इतना अच्छा क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी होगी, आपको पता है एंट्रोपी गैस की ज्यादा होती है लिक्विड से और लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से, सो बिल्कुल एंट्रोपी का जो ऑर्डर होता है वो होता है एस ऑफ गैस इज मोर देन एस ऑफ, जरूरी नहीं हर बार यहाँ पे ऐसे करके वेरी मच मोर देन सॉलिड लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिखूं,
और आपको पता रहता है, मतलब वो जब वहां पे बताया था तभी बता दिया कि गैस और लिक्विड के अंदर भारी भरकम फर्क आता है। सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो एक ठीक ठाक फर्क आएगा, लेकिन जैसे लिक्विड से गैस जाओगे एक अब्रप्ट चेंज इन एंट्रोपी आता है, बहुत तेजी से एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है जी। एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? कोई चीज अगर ये सारे के सारों को पहले क्या करोगे, एक टेम्परेचर पे मानोगे, एक सेम कंडीशंस में मानोगे। सेम कंडीशन कौन सी? जो हमको पता है। हमको ऐसा तो पता नहीं कि 2000 केल्विन के ऊपर मरकरी किस फॉर्म में होता है, हमें तो इतना पता है रूम के अंदर किस फॉर्म में होता है। रूम के अंदर थर्मोमीटर में होता है, जब डॉक्टर ऐसे मुंह के अंदर टेम्परेचर मेजर करता है, जीभ के नीचे थर्मोमीटर दबा के वहां देखा होता है कि सर लिक्विड जैसा लग रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा मरकरी क्या होता है? लिक्विड में होता है। और हाइड्रोजन रूम के टाइम पे गैस में होती है, सबको कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। हाइड्रोजन क्या बलून के अंदर भरी जाती है, बलून को ऊपर उड़ा ले जाती है। ठीक है जी। सी क्या है? सी नहीं, सी वाटर है। और वाटर क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? लिक्विड होता है। ठीक है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है भाई? पेंसिल की लीड में सर होता है पेंसिल की ग्रेफाइट, लीड में। बिल्कुल सॉलिड होता है। ठीक है। और ग्रेफाइट क्या होता है? बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, यस लुब्रिकेंट सर। होता है। और कहाँ के लिए यूज किया जाता है? हाई टेम्परेचर्स के लिए। हाई टेम्परेचर्स पे, जहां जिन मशीन्स के अंदर ना हाई टेम्परेचर चल रहा होता है, वहां पे अगर आप सिंपल ऑयल यूज करोगे ना लुब्रिकेशन के लिए, तो हो सकता है वो ऑयल फायर पकड़ ले। तो फिर वहां पे ना ग्रेफाइट यूज करते हैं, क्योंकि फायर नहीं पकड़ता है। इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। कहीं कहीं अब आपको ऐसे ऐसे बार बार याद करते रहेंगे ना, याद हो जाएगा। केमिस्ट्री में सीधा पूछ लेते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो बता दोगे इट इज ए लुब्रिकेंट। उसके बाद ऐसा भी लिख सकता है लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर, लुब्रिकेंट एट लो टेम्परेचर। ऐसे याद करते जाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड ल्यूब्रिकेशन। सॉलिड ल्यूब्रिकेशन। ग्रेफाइट बड़ा मतलब ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस ही जाता है। ग्रेफाइट के बारे में एक और बात, इट एग्जिस्ट इन लेयर्ड फॉर्म। एक के ऊपर एक लेयर होती है, लेयर्ड फॉर्म होती है, और वो लेयर यस सर, स्लाइड्स कर सकते हैं। हेक्सागोनल। हाँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? तुम तो 11वीं में हो। सब सर तो 10th में था। क्या कार्बन 10th एंड में। कंपाउंड्स? हाँ, तो कार्बन के ना जो बॉन्डिंग होती है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ग्रेफाइट की अच्छी होती है, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है इसकी लेयर्स के बीच में। ठीक है जी। एग्जिस्ट इन लेयर्स, अलग अलग हेक्सागोनल लेयर्स होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, इसीलिए उनके अंदर लुब्रिकेशन अच्छा मिलता है। ठीक है, सारी बात हुई ग्रेफाइट की। अब उत्तर देख लो। उत्तर क्या है? हाइड्रोजन भाई साहब हमारा उत्तर है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म है। चलो, ये तो हमने बहुत आसानी से बता दिया कि हाइड्रोजन। अगर जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर से हाइड्रोजन काट देता, क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन ऑप्शन ना होता, ओनली ए, सी और डी ऑप्शंस होते हैं, तो फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ता। सर वाटर। हाँ, अब बताओ। अब वाटर भी लिक्विड है, मरकरी भी लिक्विड है। यस सर, बट सर हाँ, मरकरी मोर डेंस है। यस डेंस है। सर। ठीक है, एक ने कहा डेंस है, एक बच्चे ने कहा डेंस है। और सर ओके। वाटर अपने water बॉइलिंग होगा पॉइंट पे वेपराइज हो जाएगा, बट मरकरी नहीं होगा वाटर अपने 100 बॉइलिंग डिग्री पॉइंट पे सेल्सियस पर। वेपराइज हो जाएगा, लेकिन मरकरी नहीं होगा। मरकरी भी अपने 100। बॉइलिंग पॉइंट पे तो हो ही जाएगा। यस सर, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा ना। हाँ, ठीक है, अब ज्योति बोलो। सर सी ही आंसर होगा, वाटर। वाटर आंसर। ठीक है, अब देखो आंसर तो चलो तुमने सी पता लगा लिया, लॉजिक ढंग से सुनो। ठीक है, डेंसिटी से नहीं कह सकते, डेंसिटी कोई जरूरी नहीं। हो सकता है किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा हो, लेकिन उसकी मतलब आपको एंट्रोपी भी ज्यादा मिल जाए। डेंस, ज्यादा यस सर, डेंस चीज के सॉलिड अंदर आइस। भी एंट्रोपी। किसका? सॉलिड आइस। हाँ, CO2 नहीं, ड्राई जो आइस। कार्बन, ड्राई आइस जो है, सॉलिड आइस नहीं, ड्राई आइस बोलना चाह रहे हो आप, और वो कार्बन सॉलिड होता है, उसकी भी यस डेंसिटी सर। आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। एंट्रोपी में, एंट्रोपी की वैल्यूज तो मुझे पता नहीं, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, किताबों में लिख रखी है। इसके अंदर एक सिंपल लॉजिक यूज कर सकते हैं। जब किताब जो ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, उनके अंदर क्या करना है? एक प्लेट लो, ये प्लेट होगी ऐसे, यहाँ से पानी को गिराओ, वाटर, यहाँ से हनी को गिराओ, कौन नीचे पहले पहुंचेगा? अरे ये हमारा सर वाटर। वाटर। वाटर, अगर रेस यहाँ पे खत्म होती है तो वाटर यहाँ पे इस रेस को जीत लेगा। ये इस रेस को इसलिए जीतता है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी लेस है। विस्कोसिटी नाम की एक टर्म होती है। ठीक है, विस्कोसिटी फिजिक्स के अंदर यस फ्लूइड सर। मैकेनिक्स आएगा तो मस्त एकदम
विस्कोसिटी पढ़ाया जाएगा वहां पे। तो विस्कोसिटी जिसकी कम होती है उसका जो है फ्लो बेटर होता है, ठीक है। जैसे ही फ्लो बेटर होगा, जो चीज दूर जल्दी भाग सकती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, यानी विस्कोसिटी अगर कम होगी तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी का ऑर्डर लिख देते हैं, डेंसिटी के बेस पे नहीं बोलेंगे, विस्कोसिटी के बेस पे बोलेंगे कि विस्कोसिटी जो है वाटर की ज्यादा कम होती है और मरकरी की ज्यादा होती है, तो वाटर जल्दी भाग सकता है। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर is less than viscosity of mercury। ऐसी चीज लिख देता हूँ शॉर्ट। चलो, तो एंट्रोपी एस वाटर इज मोर देन एस एच जी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हमने लपेट दिया। चलो, इन a chemical reaction the bond energy of reactant is more than the reaction। जल्दी जल्दी बोल दो इसको भी आंसर। अंकिता ग्रेफाइट क्यों कह रहे थे बेटा, वो तो सॉलिड होता है। सॉलिड की एंट्रोपी कम ही मिलेगी। सर मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना था, ठीक है, ओके। आंसर तो समझ आ गया ना, उससे क्वेश्चन भी समझ जाओगे फिर बाद में, समझ गए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, ठीक है, कुछ बेटर। घर पे हो कि मतलब अभी एडमिट है? ठीक है, हाँ फिर वो क्लेम करते रहते फिर बाद। हम्म। हम्म। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हाँ भाई, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, माइक म्यूट करके क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर एंडोथर्मिक। आपकी परवीन मैम का फोन था, कुछ बच्चे पढ़े होंगे परवीन मैम से पहले, तो काम था थोड़ा पीपीटी से रिलेटेड। ओके, दो ही लोगों ने आंसर दिया है, इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कह रहा है, सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक काफी कह रहे हैं कि एक्सो। अगला बोलो, कौन एंडो बोल रहा था? एथर्मिक क्या होता है वो तो बताऊंगा ही, एथर्मिक बताऊंगा, एंडोथर्मिक भी बताऊंगा। सबने उल्टा आपने आंसर चेंज कर दिया सर, एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो एक और, अच्छा एक और एंडोथर्मिक आ चुका हमारे पास। भाई बाकी लोग भी थोड़ी सी बुद्धि दौड़ाओ, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से उठा रखे, मतलब मैंने उठाए वैसे। सर SPH एंडोथर्मिक है, SPH बोले तो सब एंडो है, शुभम कह रहे हैं ऐसे। ओके ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ क्या है। सब बोले तो सभी लोग, ओके ठीक है। तो इन a chemical reaction bond energy of reactants is more than the bond energy of products।
कह रहा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स बीई जो है रिएक्टेंट्स की ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। बी का क्या मतलब होता है? बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। तो कहता है रिएक्टेंट्स जो है ज्यादा एनर्जी खाते हैं, एनर्जी ज्यादा खाते हैं अगर इसके बॉन्ड तोड़ दें तो, और प्रोडक्ट्स के कम खाते हैं। अब सीधी बात है, जब एक अपना बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होएगा तो ये एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब करेगा, और जब किसी का अभी अलग हो गए टूट के, तो फिर दो नए लोग आएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? जितनी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होती है, इतनी एनर्जी आप वापस इसके अंदर ठूस दोगे, बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट से, तो ये एनर्जी रिलीज भी कम करेगा रिएक्टेंट्स के मुकाबले। रिएक्टेंट्स ने अपना बॉन्ड तोड़ा, जितनी एनर्जी खाई, ठीक है, उससे कम ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। अगर ये कम एनर्जी रिलीज करेगा तो ओवरऑल मैंने एनर्जी जितनी एनर्जी ली वो ज्यादा है, और जितनी छोड़ी वो कम है, तो ओवरऑल तो मेरा रिएक्शन एनर्जी खा गया। ठीक है, मैंने जितनी एनर्जी दी उससे कम एनर्जी मेरे को वापस मिली, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, सबने सही बताया था। समझ में आया कि नहीं भाई? जिनने आंसर नहीं दिया था बताओ। यस सर। फिर एंडरगोनिक और अथर्मिक क्या है? हाँ, ये सॉरी, हाँ देखो, एथर्मिक तो होता है जीरो, हीट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एथर्मिक तो जीरो है हीट, ना एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। ठीक है, ऐसे कोई रिएक्शन हो सकता है जिसके अंदर ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। सर अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे? नहीं, थोड़ी सी थ्योरी भी करूंगा। अभी देखूंगा ना 46 हुए, 5-1 मिनट एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर लास्ट के 5-1 मिनट 5-10 मिनट के अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी लपेटनी है, क्योंकि ऐसा करना है कि कल की क्लास के अंदर जो भी नेक्स्ट क्लास हो थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाए, तो थोड़ी सी थ्योरी और करेंगे। अभी तक पिछले लेक्चर तक की थ्योरी हुई है, लेकिन पिछले लेक्चर के अंदर क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन किया था तो पीछे था, तो आज बराबर करके चले। चलो भाई, ये हो गया। एथर्मिक बता दिया, ना एनर्जी लेगा ना देगा। एंडरगोनिक क्या होता है? इसके अंदर ना आपकी गिब्स एनर्जी से रिलेशन होता है। गिब्स एनर्जी जो है मेरी पॉजिटिव, डेल जी जो होता है मेरा पॉजिटिव अगर किसी चीज का होता है तो एंडरगोनिक होती है। अभी गिब्स एनर्जी पढ़ानी है, इसलिए एंडरगोनिक क्या होता है ये तब पढ़ ले। ठीक है, याद दिला देना तब कि एंडरगोनिक क्या होता है। एंडरगोनिक के लिए डेल जी पॉजिटिव होता है, जैसे एंडोथर्मिक के लिए हीट पॉजिटिव होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब होती है जब भी हीट तो पॉजिटिव आती है, तो डेल जी जो है इसकी एब्जॉर्ब होती है जब किसी रिएक्शन के अंदर, तो एंडरगोनिक होता है। डेल जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो एंडरगोनिक होएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्सोगोनिक हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी नाम बनेगा अंग्रेजी में देख लेंगे। ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। किसका क्वेश्चन है ये? वर्क का और हीट का। ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से बता दो इसका आंसर। सी 350 किलो जूल। सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने कर रखा है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर नहीं Yes, करा। yes, अच्छा sir. सबने थोड़ी कर रखा होगा, सब लोग तो मिक्स होके आए हैं, सबने कर रखा है क्वेश्चन। नो सर। यस सर। तो अटेम्प्ट करो, यस नो है ना, तो अटेम्प्ट कर दो, जल्दी जल्दी कर दो। 600 माइनस 220। मैं भी कर लूँ साथ में सॉल्व। चलो सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, बड़ा मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा है कि सिस्टम एब्जॉर्ब हीट 600 जूल, अगर एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस, तो ये हो गया 600 जूल। और ये कहता है वर्क ऑन द सराउंडिंग, जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है तो वो वर्क बाय द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो जैसे बाय द सिस्टम हमारा वर्क होगा, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, नेगेटिव वर्क आ जाएगा। W इक्वल नेगेटिव 250। ठीक है, डेल यू क्या होता है भाई साहब? Q प्लस W। सबने सीसी आंसर बता दिया। ठीक है, बहुत इजी था, मेरे को भी टाइम नहीं लगा। डेल यू की क्या वैल्यू हो जाएगी? 600 माइनस 250 इक्वल 350 किलो जूल। ये क्वेश्चंस मैं अपने पुराने धो रहा हूँ जो मेरे को वर्क के टाइम पे कर लेने चाहिए थे। मैं जब वर्क की थ्योरी पढ़ा रहा था, मेरा बहुत पीछे सिलेबस, तो क्वेश्चंस नहीं होते थे तब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन मोस्ट एक्सोथर्मिक, ये बताओ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सर बी, ओ सॉरी सर ए। सब कर क्या है?
इसका तो आंसर भी नहीं पता मेरे को, स्ट्रॉन्ग कौन है? सर दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, HCl एंड और NaOH। हाँ NaOH तो हाँ, स्ट्रॉन्ग है। यस सर। तो सब लोग बताओ आंसर। ए। ए ए ए ए। ठीक है, तो लॉजिक पता है ना इसका कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेंगे तब सबसे ज्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन करके 100% आपको H प्लस दे देगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा कंप्लीट डिसोसिएशन करके 100% OH माइनस दे देगा। बिल्कुल, और जब आपका 100%, अब मान लो किसी अगर वीक है, वीक का होगा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, तो क्या करेगा, लेस देन 100% H प्लस, और वीक बेस होगा इसका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन लेस देन 100 OH नेगेटिव। तब बिल्कुल, तो जितने ज्यादा H और OH माइनस मिलेंगे उतनी ज्यादा हीट निकलती जाएगी, तो वो उनके मिलने के लिए अवेलेबल होना भी जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसको पानी में डालोगे तो बहुत सारे H प्लस निकाल देता है, अपने सारे के सारे H प्लस रिलीज कर देता है। वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ये H प्लस OH माइनस रिलीज तो करते हैं लेकिन सारे नहीं करते, अपने थोड़े बहुत इनके अंदर बच जाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो इसके अंदर हमको कम H प्लस और OH माइनस मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कम हीट रिलीज करेंगे। तो मोस्ट एक्सोथर्मिक कौन होएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन जो है हमारा मोस्ट एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, वीक एसिड वीक बेसिक लीस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनका क्या आएगा आंसर, ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है, वहां पे मस्त निकालते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आएगी, टोटल कितना डिसोसिएशन होगा, अल्फा वगैरह, तब समझ लेंगे। अभी के लिए हमको एक बात पता है, सबसे आसान, देखो NOH तो सबको पता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये ना वीक बेस होता है। अब किसी को नहीं पता है तो हम बताए, तो जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तो सबको पीएच वीएच से देख लेंगे, पीएच पीओएच इन सब से, CH3COH ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, ओके, तो ये क्या हो गया वीक एसिड। HCN भी वैसे तो इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन इसके अंदर भी H का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो जो है, सर एनीथिंग अर्जेंट? सर HCN का नाम ओके, क्या होता भेज है? दीजिए सर, मैं कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख देना, एक से HCN का नाम बताऊंगा, आप सर मेरे को मैसेज पे ही बता देना किस नंबर पे क्लिक करना है, मैं अभी भेज दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हो, HCN का नाम? यस सर। HCN जो है मेरे हाइड्रोजन को याद नहीं, हाइड्रोजन साइनाइड होना चाहिए। यस सर। अभी देख के बताता हूँ, लेकिन सही आंसर है हाइड्रोजन साइनाइड, बिल्कुल हाइड्रोजन साइनाइड है। चलो, तो जब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये है असली एसिड, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, ये सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेंगे। तो 67 मेरा क्लिक करना है मेरे को। चलो, अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, टॉपिक क्या होगा, अब हैस्लो वगैरह क्वेश्चन ना सब अटेम्प्ट कर लेना भाई, मेरे से डाउट ना नंबर के ऊपर पूछ लिया करो, और क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, जैसे किसी शीट के अंदर अगर सॉल्यूशन नहीं है और क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो करने से तो आप मेरे से पूछ लिया करो। चलो, अगला Yes, टॉपिक sir. क्या है, एडियाबेटिक की एंट्रोपी चेंज। एडियाबेटिक एंट्रोपी चेंज तो बहुत सिंपल है, जब हीट ही जीरो हो जाएगा तो हमारा एंट्रोपी चेंज भी जीरो हो जाएगा। इसका खेल कैसा है, जैसे आइसोकोरिक का वर्क जीरो हो जाता है, वर्क की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक के अंदर क्या होता है, हमारे Entropy Q की वैल्यू बच्चों जीरो, तो एंट्रोपी भी बिल्कुल, जीरो। एंट्रोपी भी जीरो, बिल्कुल, तो Q/T, इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी मृत्यु है, तो डेल एस की वैल्यू क्या जाती है, जीरो। जीरो। एक टॉपिक खत्म। अच्छा हाँ, इस टॉपिक के अंदर क्या बच गया, किसी के लिए अगर डेल एस जीरो है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बोलो बोलो, डेल एस जीरो तो एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज जीरो है, किसी का तो चेंज जो अगर जीरो इनिशियल होता होगी है वही फाइनल होगी। क्या होगा वो, तो जो इनिशियल एंट्रोपी होगी वही फाइनल एंट्रोपी होगी। हाँ, तो वो कांस्टेंट होगा, अंकिता हो जाएगा टॉपिक, ये देखना है ऐसे नकली टॉपिक है। Q इक्वल जीरो एडियाबेटिक के लिए, डेल एस इक्वल जीरो, जितना होता दिखेगा उतना कर देंगे, 1 मिनट भी ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को भी अगली क्लास लेनी है, उसकी टेंशन मत लो, 2 मिनट पहले छोड़ दूंगा बस, कुछ कहो।
देखो अब जैसे मेरे को एक बच्चे ने बताया कि अगर एस फाइनल और एस इनिशियल इक्वल होंगे तब ही हमको डेल एस 0 मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट वैल्यू थी हमारी, कांस्टेंट एस है। ठीक है, लेकिन एस फाइनल और एस इनिशियल से ये बात डिसाइड नहीं होती कि हमारा वैल्यू कांस्टेंट होगा। अगर मेरा ग्राफ ऐसा हो किसी चीज का, ये क्या है, यहाँ पे एस की वैल्यू लगाओ, टी एस कर्व देखो, कैसी लाइन खींची है, आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि फाइनल इनिशियल वैल्यूज जो है मेरी सेम है। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल अगर मेरी वैल्यू सेम है तो क्या मेरा डेल एस 0 है? बिल्कुल, मेरा डेल एस तो 0 है। क्या मेरा प्रोसेस एडियाबैटिक है? नहीं कह सकते, क्योंकि इसके डीएस की वैल्यू जो है नॉन जीरो मिलेंगे आपको। इसका तो क्या करना होता है, अभी देखो डेल एस 0 आएगा पक्की बात है, लेकिन डेल एस क्यों 0 आता है, क्योंकि डीएस इक्वल डी क्यू इक्वल 0, ये तीनों 0 होते हैं। ठीक है, तो जब ये 0 होते हैं तब डेल एस डी एस 0 आता है। तो डीएस के साथ डेल एस 0 मिलेगा तो पक्का पक्का एडियाबैटिक, और अगर सिर्फ डेल एस इक्वल 0 लिख दिया तो फिर गलती हो सकती है, हो सकता है डीएस की वैल्यूज नॉन जीरो हो और आप गलती से टिक कर दो कि ये एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक की एंट्रोपी चेंज कितनी होगी? 0। लेकिन क्या हर 0 एंट्रोपी चेंज की चीज एडियाबैटिक होगी? नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो एस क्या है हमारा, इसके लिए कांस्टेंट है, इसका जो डीएस है वो 0 है। ठीक है, हर बार एस की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो डीएस 0 होने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा अगर कोई प्रोसेस होता है जिसका एंट्रोपी चेंज, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, डीएस 0 है, तो एडियाबैटिक होता है ऐसा, और उसको आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक के लिए डेल एस इक्वल 0, एस इक्वल कांस्टेंट। ठीक है, चलो आइसेंट्रोपिक हो गया, इतना ही रखते हैं फिर, 2 नहीं 4 मिनट पहले छोड़ दिया।